ज्यादा संकेत को ग्रहण करता है, जो कि उससे कम विकसित इकाई है, मन से कम विकसित इकाई शरीर है, क्योंकि प्राणावस्था की इकाई है, परंतु उसके संकेतों को ज्यादा ग्रहण करता है, वृत्ति के संकेतों को कम ग्रहण कर पाता है। अर्थात जो हित है, कभी कभी प्रिय हित लाभ में तो हित को भी छोड़ देता है, तो वृत्ति के संकेतों को कम ग्रहण कर पाता है। न्याय की तो अभी तुलन ही नहीं होता। तो जब मन वृत्ति के संकेतों को ग्रहण करने लग जाता है तो उसको मन का प्रत्यावर्तन बोलते हैं, वृत्ति में हो गया। इसी तरह से वृत्ति जब चित्त के संकेतों को ग्रहण करने लग जाता है, अर्थात न्याय पूर्वक जब दृष्टि से जीने की अपनी जो संकल्प बनता है, जो इच्छा जगती है, तो यानी चित्त के संकेतों को वृत्ति ग्रहण करने लग जाता है, तो इसको बोलते हैं कि वृत्ति का परावर्तन चित्त में हो गया है। ऐसे ही जब चित्त बुद्धि के संकेतों को ग्रहण करने लग जाता है, अर्थात व्यवस्था का बोध हो जाता है, वैसे संकल्प पूर्वक जीने का जो स्थिति बनती है, अभी स्थिति बनती है, जो अभी जीना शुरू नहीं हो रहा है, स्थिति बनती है, तो उसको बोलते हैं कि चित्त जो है वो बुद्धि के संकेतों को ग्रहण कर रहा है। इसको बोलते हैं चित्त का प्रत्यावर्तन बुद्धि में हो गया। ऐसे ही बुद्धि का प्रत्यावर्तन आत्मा में हो जाता है, और आत्मा अनुभव संपन्न है व्यापक में, तो इसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन। यानी इसी को अनुभवगामी भी बोलते हैं। नीचे शब्द आएगा अनुभवगामी, यहाँ आ रहा अनुभवगामी विधि में तुलन, साक्षात्कार, अवधारणा, बोध, अनुभव ये होता है, तो इसी को अनुभवगामी बोलते हैं। अनुभवगामी का मतलब ये हुआ कि मन जो है वो तुलन के आधार पे, मतलब तुलन, साक्षात्कार, बोध यानी अवधारणा भी बोलते हैं, और अनुभव, इसी को अनुभवगामी भी बोलते हैं, और इसी को प्रत्यावर्तन भी बोलते हैं। परावर्तन बोलते हैं कि अब अनुभव संपन्न हो गए, अब मेरे जीने का आधार जो है वो अनुभव है। अब मैं किसी के कहे सुने में, किसी के प्रभाव में, किसी मान्यता में नहीं, बल्कि अनुभव के आधार पर जीता हूं, और उसका मेरे पास प्रमाण भी है। तो जब प्रमाण पूर्वक जीना होता है तो इसको परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। इसी को अनुभव मूलक भी बोलते हैं। अनुभव मूलक, जिसके मूल में अनुभव है, बढ़िया। तो अनुभव का प्रमाण है, और उसके अनुसार हमारा रितंभरा का मतलब रित से भरा हुआ, सत्य से भरा हुआ। तो अब मैं सत्य से भरा हुआ हूँ, मेरी शक्ति जो है वो सत्य से भरी हुई है, और मेरी इच्छा व्यवस्था के अर्थ में है, वैसा ही मेरा विचार है, वैसा ही मेरा कार्य व्यवहार है। तो अब मैं शरीर के प्रभाव में नहीं हूँ, शरीर मेरे प्रभाव में है। ऐसा होने से क्या होता है, अगर ये 10 क्रिया संपन्न हो जाती है, क्रिया पूर्णता हो जाती है, तो उसी को मानव में समाधान संपन्नता बोलते हैं। तो यहाँ उसी को बोला, ऐसे होगा क्या कि मानव समाधान संपन्न हो जाएगा। अब एक परिवार में अगर सभी मानव समाधान संपन्न हो गए तो फिर परिवार समृद्धि संपन्न हो जाएगा। समाधानित लोगों का जो एक परिवार है वो समृद्धि संपन्न परिवार होगा। वस्तु कितना भी आ जाए उससे समृद्धि नहीं आती, समाधानित लोगों के साथ जीने से समृद्धि आती है। वस्तु जरूरी है, वस्तु के साथ ही जीना होगा। नित्य दैनिक उपयोग की हमारे पास जितनी भी सामग्री हमको चाहिए वो सब होनी ही चाहिए, परंतु मेरे भाव में समृद्धि आया कि नहीं आया, ये समाधान से कम में होता नहीं। तो समाधान समृद्धि संपन्न परिवार जब जीते हैं तो उसका फल परिणाम क्या होता, फलतः अखंड समाज में भागीदारी हो पाती है। अखंड समाज का मतलब समाज अखंड है, समाज जुड़ा ही है, अपना पराया नहीं है। तो अगर देखें तो समाज एक्चुअली अखंड ही है। हर मानव शरीर जीवन का संयुक्त साकार रूप है। हर मानव में इच्छा विचार आशा बोध संकल्प है ही, इच्छा विचार आशा पूर्वक जीता है, बोध संकल्प, बोध की और बुद्ध मतलब संकल्प और प्रमाण की जो है वो संभावना है ही। हर मानव निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है, हर मानव विश्वास सम्मान पूर्वक जीना चाहता है, हर मानव कृतज्ञता गौरव पूर्वक जीना चाहता है। तो इस रूप में देखेंगे तो एक तो शरीर की आवश्यकताओं के रूप में भी समान है, सबको भोजन चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए, सबको पानी चाहिए, सबको ठंडी से बचाव चाहिए, गर्मी से बचाव चाहिए। खाने के प्रकार में अलग अलग हो सकते हैं, कोई शाकाहारी हो सकता है, कोई मांसाहारी हो सकता है, कोई करेला खाता है, कोई लोग घिया खाता है, कोई पालक खाता है, कोई आलू खाता है, कोई पनीर ही खाता है। हमारे एक मित्र है वो बोलते हैं और शाकाहारी है तो बोलते हैं पनीर ही खाओ, बाकी सब क्या खाना है। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे।
लेकिन मुख्य मुद्दा उसमें क्या है? खाना है, सबको खाना है। तो शरीर की जरूरतों को देखते हैं तो सबको भोजन चाहिए, सबको पानी चाहिए, सबको ठंडी गर्मी से बचाव चाहिए, सबको छत चाहिए, बरसात से अन्य चीजों से बचाव के, सबको कपड़े चाहिए। फिर जीवन को देखेंगे तो सबको सुख चाहिए, सबको शांति चाहिए, सबको संतोष चाहिए, सबको आनंद चाहिए, सबको विश्वास, सम्मान, कृतज्ञता पूर्वक जीना चाहिए। तो इस रूप में देखेंगे तो समाज तो अखंड है ही, खंड खंड कहाँ है वो? मानसिकता में। मैं जो टुकड़ों में समाज को देखता हूँ, ये इस जाति के हैं, ये इस पूजा पद्धति के हैं, इस राज्य के हैं, ये अंग्रेजी बोलने वाले हैं, ये हिंदी बोलने वाले हैं, ये दूसरे देश के हैं, ये इस देश के हैं, ये अपने देश के हैं। ये सब कहाँ है? मानसिकता में है। तो सारी जो खंड खंड है वो मानसिकता में है। तो समाधान समृद्धि पूर्वक जीने से जो सबसे बड़ा जो मानसिकता में जो बदलाव आता है, अखंड समाज हमको दिखता है, अखंड समाज के रूप में हम देख पाते हैं, तब हम वास्तव में भागीदारी कर पाते हैं। अगर हमारे में परिवार, मेरे में ही समाधान नहीं है, मेरे परिवार में ही समृद्धि नहीं है, तो मैं भागीदारी करने जाऊंगा या कुछ लेने जाऊंगा? देने जाऊंगा कि लेने जाऊंगा? तो मैं लेने जाऊंगा। लेने जाऊंगा। तो बहुत सारे लोग जो समाज में भागीदारी कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोग अगर धन लेने नहीं गए हैं तो सम्मान पाने के लिए गए हैं, क्योंकि सम्मान परिवार में सुनिश्चित हो नहीं पाया, परिवार विधि से सम्मान पूर्वक जीना हो नहीं पाया। तो सम्मान के लिए सामाजिक कार्य में गए, विश्वास के लिए सामाजिक कार्य में गए। विश्वास भी अपने में अतृप्ति बनी हुई है, सम्मान की अतृप्ति बनी हुई है। तो बाहर गए और बाहर में बढ़िया अपना सामाजिक कार्य किए, और सामाजिक कार्य करने के बाद वहां स्वागत, क्या नागरिक सम्मान हुआ, नागरिक सम्मान में बढ़िया माला पहनाया गया, अखबार वालों ने फोटो खींचा और अखबार में छप गया। उसके बाद वो अखबार की कटिंग ले के घर में दिखाते हैं, देखो तुम लोग हमको नहीं समझते हो, ये देखो। बाहर वाले तो इतना जानते हैं, फूल माला। हाँ, तुमको कुछ नहीं पता, ये देखो। तो घर से आवाज आती, हाँ हमको पता है। सब पता है। तो ये क्या चीज है? अखंड समाज में भागीदारी हो नहीं पाती। अखंड समाज में भागीदारी हमेशा प्रयोजन और उपयोगिता पूरकता के अर्थ में ही होती है। कब हो पाएगी? जब समाधान समृद्धि मेरी सुनिश्चित हो जाती है, स्वयं में समाधान, परिवार में समृद्धि सुनिश्चित होती है, फिर मैं अखंड समाज में भागीदारी कर सकता हूं और सार्वभौम व्यवस्था में भी भागीदारी कर सकता हूं। शिक्षा संस्कार में, स्वास्थ्य संयम में, उत्पादन कार्य में, विनिमय कोष में, इस सब में मैं भागीदारी कर सकता हूं। अगर कब? जब मैं समाधान समृद्ध हो पाऊंगा। समाधान कब हो पाऊंगा? जब ये जीवन में क्रिया संपन्नता, 10 क्रिया संपन्न हो जाता है, अर्थात प्रत्यावर्तन परावर्तन। ये प्रत्यावर्तन परावर्तन ये क्या होता है? आज मेरे पास लेजर लाइट है। ये प्रत्यावर्तन परावर्तन क्या होता है? ये पूरा का पूरा प्रत्यावर्तन परावर्तन जो है, ये पूरा सर्कुलर हो जाता है, यानी समझना, जीना, समझना, जीना, समझना, जीना, प्रत्यावर्तन, परावर्तन, प्रत्यावर्तन और परावर्तन, ये चलने लगता है। ये चलते लगना ही समाधान संपन्नता है। मैं प्रश्न मुक्त हो जाता हूं और ऐसे लोगों का फिर मैं परिवार में भी सबकी समाधान को सुनिश्चित करते हुए समृद्धि पूर्वक जीने लगता हूं। तो परिणाम रूप में अखंड समाज में भागीदारी और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी हो पाती है। तो अनुभवगामी विधि और अनुभव मूलक विधि, अनुभव मूलक विधि प्रमाण से शुरू होती है, प्रमाण से संकल्प आता है, चिंतन आता है, चित्रण, तुलन, आस्वादन और ये पूरा सहज प्रमाण आता है। तब मेरे में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना हो पाता है। नहीं तो अभी तक मेरे में मानना, पहचानना, निर्वाह करना है। मैंने बहुत सी चीजों को मान लिया है, उसके अनुसार पहचानता हूँ, निर्वाह करता हूँ। जाना नहीं है, तो जानना हो गया, तो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये चारों क्रिया मेरे में चलने लगती है। अब समझने का कंटेंट हमको पकड़ में आ गया है कि समझने का कंटेंट क्या है। नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य ही समझने का कंटेंट है। नियम यानी ये पदार्थावस्था के बारे में है नियम,
कि संपूर्ण जो पदार्थावस्था है निश्चित आचरण के साथ है, इसको नियम बोलते हैं। वो जो पदार्थावस्था में निश्चित आचरण है उसकी निरंतरता प्राणावस्था में दिखती है नियंत्रण के रूप में। बीज विधि से प्राणावस्था में सब प्राणावस्था का आचरण निश्चित दिखता है और संतुलित दिखता है, संतुलन दिखता है, नियंत्रण दिखता है। और जीवावस्था में आते हैं तो संतुलन के रूप में दिखता है। आप देखिए कितना अच्छा संतुलन है। जो भी मांसाहारी जानवर हैं वो संख्या में कम है और उनकी वंश वृद्धि भी कम होती है। जितने शाकाहारी जानवर हैं उनकी संख्या भी ज्यादा है और उनकी वंश वृद्धि भी ज्यादा होती है, जिससे कि मांसाहारी जानवर को शाकाहारी जानवर उपलब्ध रहे। शाकाहारी जानवर चूंकि शाक पत्तियां खाते हैं तो उनसे कई गुना ज्यादा शाक पत्तियां भी उपलब्ध है। ये संतुलन, तो नियम नियंत्रण संतुलन, नियम नियंत्रण संतुलन अस्तित्व में दिखता है। मानव में न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा है कि मानव जब भी व्यवहार में संतुलित होगा तो न्याय पूर्वक होगा, धर्म पूर्वक होगा, सत्य पूर्वक होगा। तो समझने का कंटेंट नियम नियंत्रण संतुलन, पूरा कंटेंट क्या है? नियम नियंत्रण संतुलन, न्याय धर्म सत्य। और जैसा पिछली बार कहा था, बाबा जी 5 ही सूत्र बताते थे सबको। इस अस्तित्व सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व में विकास क्रम है, विकास सह अस्तित्व में विकास है, जागृति क्रम है और जागृति सुनिश्चित है। बोले ये 5 सबको मैं बोलता था, समझ में नहीं आता था, तो मुझे इसके लिए 4000 पेज लिखना पड़ा। तो संपूर्ण वांग्मय इसी 5 चीज पे फोकस करता है। आप अगर वांग्मय पठन के समय, समझते समय, सुनते समय ये ध्यान रखेंगे तो ये स्पष्ट होता है कि इन्हीं 5 सूत्र को ही व्याख्या की गई है सब 4000 पेज में। सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व में विकास क्रम है, विकास क्रम में ही सारा ये रचना है। पेड़ पौधों से माने ग्रह गोल पिंड रस रसायन, ये ग्रह गोल नक्षत्र सारे रस रसायन, पेड़ पौधे जीव जंतु, मानव शरीर, मानव का दिमाग, ह्यूमन ब्रेन, ये सब रचना है। साथ ही परमाणु में विकास है जिसको गठन पूर्ण बोलते हैं। वो इस शरीर को चला करके जागृति क्रम में आ जाता है। जैसा हम सभी जो बात कर रहे हैं, हम सभी जागृति क्रम में हैं और जागृति सुनिश्चित है। फिर अध्ययन विधि क्या होगा? तो अध्ययन विधि मध्यस्थ दर्शन प्रस्तावना सार्वभौम सार्वकालिक जीने में प्रमाणित हो सके, इसके लिए निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण पूर्वक हम जागरूक होते हैं, इसी को अध्ययन विधि बोलते हैं। तो अध्ययन किताब में नहीं है, अध्ययन हमारे दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में है। मैं कितना स्वयं पे ध्यान ले जा पाता हूँ, यही निरीक्षण पूर्वक है। मैं अपने भाव विचार को क्या देख पा रहा हूँ, पहचान पा रहा हूँ, उसके अनुसार मैं चल पा रहा हूँ। मैं क्या परस्परता में संबंध को पहचान करके मूल्यों का निर्वाह कर पा रहा हूँ, यह परीक्षण है। मैं क्या अखंड समाज को पहचान पा रहा हूँ, अखंड समाज के अनुसार मेरे आचरण को मूल्यांकन कर पा रहा हूँ, यही सर्वेक्षण है। तो मैं निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण पूर्वक ही अध्ययन कर पाता हूँ, ये अध्ययन विधि है। तो इस प्रकार से मानव व्यक्ति के रूप में समाधान संपन्नता, जागृति संपन्नता, यही प्रयोजन है मानव का इस धरती पे। चलिए, इतना मैं एक फ्लो में बोल गया, मुझे लगा आपको एक बार अब बताइए कोई प्रश्न है तो। जी, एक बार इतना बोलना इसलिए भी जरूरी था कि बहुत दिन से ब्रेक भी था। ज्यादा तो नहीं हो गया दीदी? नहीं भैया। भैया मैं एक प्रश्न पूछूं? बताइए। जी जी जी, ये आपने अभी कहा कि अखंड समाज में जो भागीदारी नहीं हो पाती है और वो जो भागीदारी होती है वो केवल प्रयोजन के रूप में ही होती है, तो इसको उदाहरण देकर एक बार समझा सकते हैं भैया? हाँ, अखंड समाज में जो भागीदारी है वो प्रयोजन के अर्थ में होती है, अभी नहीं हो पा रही है। प्रयोजन के अर्थ में अस्तित्व का प्रयोजन, मानव का प्रयोजन, संबंध का प्रयोजन, तो 2 ही कार्यक्रम है, समाधान और समृद्धि। तो समस्त भागीदारी किस अर्थ में होगी? अखंड समाज में समाधान और समृद्धि, समाधान और समृद्धि के अर्थ में ही होगी। अखंड समाज यानी मानव की बात हो रही है, तो मानव के साथ जो भी भागीदारी होगी, समाधान, मैं आपके साथ जो भागीदारी करूंगा समाधान समृद्धि के अर्थ में करूंगा कि आप भी समाधान संपन्न हो जाए, आपका परिवार भी समृद्ध हो जाए। जी जी जी, इसी अर्थ में करूंगा, इसी अर्थ में ही सारी भागीदारी है।
जी और जब सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करूंगा तो ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो सके जिससे कि धरती पे मानवीय परंपरा स्थापित हो, जिससे कि सभी समाधान समृद्धि पूर्वक एक आयु के बाद जीने ही लग जाए। जी ये प्रयोजनपूर्ण भागीदारी है। जी भैया जी। और इसके लिए कोई कुछ लेगा नहीं, लेन देन नहीं है यहाँ पे। मैं अखंड समाज में भागीदारी करूंगा क्योंकि मैं समाधान समृद्ध हूं, तो मेरा ये अखंड समाज में भागीदारी कमाने के लिए नहीं होगा। मैं सार्वभौम व्यवस्था में समृद्धि के भागीदारी, लिए जी जी। हाँ, मैं सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करूंगा क्योंकि मैं समाधान समृद्धि पूर्वक जी पा रहा हूं। मैंने अपना जी समाधान समृद्धि को सुनिश्चित किया हुआ है, समाधान संपन्न हूं। मैं सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी कर रहा हूं, तो मैं कोई वहां से कुछ कमाने के लिए, कुछ लेने के लिए नहीं कर रहा। मैं समृद्ध हूं, समृद्धि के लिए वो भागीदारी नहीं है। ठीक ठीक भैया। मेरी तो भैया समृद्धि इसको जी भैया इसको पूरकता भी कह सकते हैं ना? हाँ, तभी हम पूरक हो पाते हैं। जी बिना समाधान समृद्धि के हम अखंड समाज में या सार्वभौम व्यवस्था में पूरक नहीं हो पूरक नहीं बनो। जी बिल्कुल जी जी भैया जी भैया, थैंक यू जी। और बताइए, आगे बढ़ा जाए? जी भैया। तो इसको पढ़ा जाए। अभी देखिए, मैं बोला था उस दिन कि संपूर्ण जो अध्ययन बिंदु है वो 4 इसके पार्ट हैं, आपको दिखेंगे। पहला तो है अस्तित्व दर्शन। जी यहाँ से आप देखेंगे तो पहला अस्तित्व दर्शन था, दूसरा जीवन ज्ञान था जिसका भी हम लोगों ने चर्चा किया। अब तीसरा मानवीयतापूर्ण आचरण, हाँ, उसके कारण अखंड समाज व्यवस्था, और चौथा आएगा 10 सोपानी व्यवस्था। ये पूनम जी आपने हैंड रेज किया था, आप पढ़ना चाहेंगी? जी दीदी। सोपानी व्यवस्था आएगा। और ये जो है कुल 44 इसमें बिंदु है, 39 नंबर तक है, उसमें 39 में ABC करके 44 बिंदु हैं, और हम लोग अभी 16 बिंदु तक इसको पढ़ चुके हैं जी। चलिए ठीक है पूनम जी, आप पढ़िए। ठीक है दीदी। मानवीय आचरण, अखंड समाज व्यवस्था। मानव अपने मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना। मानवीयता पूर्ण आचरण, मूल्य बराबर 30 मूल्य, चरित्र, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, नैतिकता, धर्म नीति, राज्य नीति। विवेक, जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व, व्यवहार के नियमों का बोध, लक्ष्य स्पष्ट होना, सामाजिक, बौद्धिक और प्राकृतिक। विज्ञान, कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान, लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारण। अखंड समाज का स्वरूप, व्यवहार सूत्र, व्याख्या विधि से स्पष्ट होना। सार्वभौम व्यवस्था 10 सोपानीय विधि से अध्ययन होना। परिवार के रूप में वैभव, समाधान, संपन्नता और समृद्धि संपन्नता। अखंड समाज के रूप में समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व। मानव जाति एक, धर्म एक, सर्वतोमुखी समाधान धर्म में जीने का बोध, यह अखंड समाज का सूत्र है। मानव धर्म बराबर सुख बराबर समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। मानव संबंध, नैसर्गिक संबंधों का बोध कराने का कार्यक्रम। प्रधानतः मानव संबंध हैं 7 और नैसर्गिक संबंध 3। मानव संबंध माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, गुरु शिष्य, साथी सहयोगी, मित्र मित्र, पति पत्नी, व्यवस्था संबंध। और नैसर्गिक संबंध जीवावस्था के साथ, प्राणावस्था के साथ, पदार्थावस्था के साथ। संबंधों में निहित आशय मूल्यों का निर्वाह। 7 संबंध, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, मित्र मित्र, गुरु शिष्य, साथी सहयोगी। क्रिया है संबंध, इसमें संबंध और क्रिया साथ साथ। ठीक है, ठीक है भैया। माता पिता और पुत्र पुत्री में है पोषण, संरक्षण, अभ्युदय, उपयोगिता, पूरकता। भाई बहन, परस्पर अभ्युदय, संयोग या सहयोग। मित्र मित्र, परस्पर पूरक। गुरु शिष्य, प्रामाणिक, जिज्ञासु। साथी सहयोगी, दायित्व, कर्तव्य।
पति पत्नी, यतित्व, सतीत्व, व्यवस्था, भागीदारी। नैसर्गिक संबंधों में नियम, नियंत्रण, संतुलन का बोध। मानव संबंधों में नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, सहज बोध सहित। जीवन मूल्य 4, मानव मूल्य 6, स्थापित मूल्य 9, शिष्ट मूल्य 9, वस्तु या उत्पादित मूल्य 2 का पूर्ण अध्ययन एवं बोध। रुकते हैं दीदी। जी भैया। फिर जीवन मूल्य से शुरू करेंगे, यहाँ से फिर इसको देखते हैं। हमें लगता है यहाँ तक तो चर्चा पहले हो चुकी थी, विज्ञान तक। सुमन दीदी, कल फ्राइडे को विज्ञान तक चर्चा हो गई थी ना? हाँ भैया हो गई थी, बट आज काफी साथी जुड़े हैं, 13-14 साथी। अच्छा। काफी साथी जुड़े हैं, तो एक बार फिर से कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, बताइए। एक बार मैं कर दूं, फिर प्रश्न लिया जाए, या प्रश्न पहले लेकर के फिर? साथियों के प्रश्न है तो जरूर पूछें। थोड़ा एक बार इसको और खोल देते हैं। जी भैया, बढ़िया रहेगा। तो मानव अपने मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना। तो मानव अपने मानवत्व सहित, मानवत्व माने व्यवस्था होता है, तो मानव में व्यवस्था अर्थात मानव शरीर प्लस जीवन है, जीवन 10 क्रिया संपन्न है, शरीर जो है शरीर को चलाता है, समाधान उसकी प्यास है। तो अगर अपने स्व सहित है, मानवत्व सहित है, यानी मानव जो है वो अपने व्यवस्था में है, तो समग्र व्यवस्था में भागीदार होता है, जैसा कि ऊपर कहा गया। तो भागीदारी किस स्वरूप में होता है? तो मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में होता है। इसमें मानवीयतापूर्ण आचरण में 3 चीजें आती हैं, मूल्य, चरित्र और नैतिकता। इसमें 30 मूल्य आते हैं। चरित्र में जो है ये स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार आता है, और नैतिकता में धर्म नीति, राज्य नीति आती है। ये जो 30 मूल्य है, इसकी चर्चा पहले हुई है। इसमें व्यवहार के 18 मूल्य हैं, 6 मानव मूल्य हैं और 4 जीवन मूल्य हैं, 2 वस्तु मूल्य हैं, प्रकृति के मूल्य हैं। ये 30 मूल्य आते हैं, अभी आगे और चर्चा होगी। चरित्र में स्वधन, स्वनारी, दयापूर्ण, ये इसको क्यों मानवीयतापूर्ण आचरण कहा? क्योंकि इन तीनों में से किसी में भी हट के देखिए, सोचिए, जैसे मूल्यों का निर्वाह नहीं हो रहा है, अभी नीचे आ रहा है, संबंध में मूल्यों का निर्वाह नहीं हो रहा है। माता पिता संतान संबंध में जो मूल्यों का निर्वाह होना चाहिए, पोषण, संरक्षण और पुत्र संतान की तरफ से कृतज्ञता, उसका निर्वाह नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? पीड़ा होगा, असंतुलन होगा, दुख होगा, कलेश होगा। उसी को अंत में बोलते हैं कलेश हो रहा है। चरित्र में आप उल्टा जाइए, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इसके जगह पे परधन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार में जाइए। अब क्या होगा? एक अव्यवस्था की तरफ जाएगा। ये इसी को अपराध भी बोलते हैं, अपराध या अव्यवस्था की तरफ जाएगा। जो नैतिकता है, इसमें धर्म नीति, राज्य नीति अर्थात तन मन धन का सदुपयोग और तन मन धन का संरक्षण। तन मन धन के सदुपयोग को धर्म नीति बोलते हैं, तन मन धन के सुरक्षा संरक्षण को राज्य नीति बोलते हैं। अब सदुपयोग की जगह दुरुपयोग हो तो अव्यवस्था, संरक्षण के जगह इसको असुरक्षित हो गया हो, अव्यवस्था। तो इसलिए बोला कि मानवीयतापूर्ण आचरण ये 3 से कम में हो नहीं सकता। आप सभी के जांचने के लिए प्रस्ताव है। मूल्यों का निर्वाह, चरित्र पूर्वक जीना, नीति पूर्वक जीना, और ये नीति बाहर नहीं है, मेरे अंदर ही है। अब ये सोचेंगे धर्म नीति, ठीक है, धर्म नीति को बताना धर्म गद्दी का काम है, धर्म नीति के तरफ ध्यान दिलाना धर्म गद्दी का काम है। राज्य नीति का काम, राजनीति की तरफ ध्यान दिलाना राजगद्दी का काम है, लेकिन राजनीति पूर्वक जीना ये मेरा काम है। मैं अपने तन मन धन की सुरक्षा करता हूं, राज्य भी करता है, बार बार ध्यान भी दिलाता है। जैसे अभी तन की सुरक्षा की बात है, कोरोना वायरस से शरीर को बचाना है, तो अब राज्य क्या करेगा? राज्य आपको बार बार ध्यान दिलाएगा कि आप अपनी सुरक्षा करिए, फेस कवर लगाइए, भीड़ में जाने से बचिए, डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हाथ के जो सफाई है, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए। ये सब बातें राज्य कहेगा, लेकिन सुरक्षा करेगा कौन? आप करेंगे। आप नहीं चाहते हैं, अच्छा फिर क्या है, उसके बाद भी आप बीमार होंगे तो राज्य क्या करेगा? आपको हॉस्पिटल मुहैया करा सकता है,
तो एक तो कोरोना आपको हो नहीं, इससे कोई बचा नहीं सकता, दूसरा आप खुद बचा सकते हैं, और कोरोना से आदमी का शरीर बचा रह जाए इसके लिए इंतजाम तो राज्य कर सकता है, लेकिन किसी की जान नहीं जाएगी ये सुनिश्चित नहीं कर सकता। इसलिए राजनीति पे तन मन धन की सुरक्षा ये मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरी ही जिम्मेदारी है। मेरे तन की सुरक्षा, मेरे मन की सुरक्षा, मेरे धन की, धन मतलब मैंने जो भी संसाधन अपने रखे हैं उनकी सुरक्षा ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं इसकी सुरक्षा पूर्वक जीता हूं तो मैं नैतिक हूं, राजनैतिक हूं, मैं राजनीति के अनुसार जी रहा हूं। मैं तन मन धन का सदुपयोग करता हूं। अब देखिए जुड़ा हुआ है, अगर सदुपयोग हो रहा है तो सुरक्षा है। मैं तन मन धन का सदुपयोग करता हूं तो मैं धर्म नैतिक हूं, तो मैं नैतिक हूं। अब मैं तन मन धन का दुरुपयोग करता हूं तो मैं अनैतिक हूं, मैं नैतिक नहीं हूं। और ये सब मेरी जिम्मेदारी है। तो नीति पूर्वक जीना ये मेरी जिम्मेदारी है, चरित्र पूर्वक जीना ये मेरी जिम्मेदारी है, मूल्य पूर्वक जीना ये मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए हर मानव के लिए मानवीयतापूर्ण आचरण है। हर मानव मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ होगा तो व्यवस्था दिखेगी। तो यहाँ नीचे जो लिख रहे हैं, आगे आ रहे हैं, आगे नीचे लिख रहे हैं कि तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के रूप में अखंड समाज दिखेगा। हर मानव अगर मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ जीता है तो समाज जो में अभय आता है, तो समाज जो है में व्यवस्था दिखती है। इसी को फिर विवेक से जोड़ते हैं कि जो ये आचरण है, ये जो ज्ञान की बात ऊपर हुई थी, ज्ञान, तो ज्ञान तीन हो गए, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। अब ये जो ज्ञान हो गया, ये ज्ञान को का जो है प्रयोजन कैसे पता चलेगा? विवेक पूर्वक। विवेक क्या है? तो जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व, व्यवहार के नियमों का बोध, इसी को विवेक बोलते हैं। क्या क्या चीजें हैं जो अमर है? तो दिखने में आता है जीवन ही है जो अमर है। अमर का मतलब जिसमें कुछ घटता नहीं है, जिसमें मात्रात्मक तृप्ति हो गई, जो गठन पूर्ण हो गया है। तो जीवन को अगर देखते हैं तो अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न है, इसको अक्षय बल बोलते हैं और इसको अक्षय शक्ति बोलते हैं। तो अक्षय है ये बल और शक्ति अक्षय है। इसको हम अपने में जांच सकते हैं कि मैं चाहे जितनी कल्पना करूं, मैं चाहे जितना चिंतन करूं, कम नहीं होता। तो इस हिसाब से देखेंगे अक्षय है, इसका मतलब जीवन जो है वो अमर है। नश्वर शरीर है, शरीर यानी समस्त प्राणावस्था, पदार्थावस्था, ये सब नश्वर है। जैसा है वैसा कल नहीं होगा, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद नहीं होगा। जैसा आज था 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले नहीं था। तो नश्वर है, उसमें बदलाव होता है। और फिर व्यवहार के नियम है। व्यवहार के नियम कैसे हैं? तो सामाजिक व्यवहार के नियम है, बौद्धिक नियम है और प्राकृतिक नियम है। सामाजिक नियम यही है व्यवहार के, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इन्हीं को सामाजिक नियम भी बोलते हैं, क्योंकि इससे कम में सामाजिकता सिद्ध नहीं होती। अब हम पर धन में जी रहे हैं तो सामाजिकता आएगी कि असामाजिकता आएगी? पर नारी पर पुरुष पूर्वक जी रहे हैं, अब इसमें कौन सी सामाजिकता आएगी? दयापूर्ण कार्य व्यवहार न हो के पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार है, कैसे सामाजिकता आएगी? तो सामाजिक नियम यही है। बौद्धिक नियम जो है वो मतलब मैं अपने में कैसा जीता हूं, तो मैं असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय, ये मेरी मानसिक स्थिति में है, इसको मैं समझा हूं, ये बौद्धिक नियम है। प्राकृतिक नियम क्या है? तो संपूर्ण प्रकृति को देखें तो इसमें पूरकता है, उदात्तीकरण है, यानी इवाल्व होती है। पदार्थावस्था से प्राणावस्था इवाल्व हुई, प्राणावस्था से जीव शरीर इवाल्व हुए, मानव शरीर इवाल्व हुआ। तो प्रकृति में पूरकता है और उदात्तीकरण है और आवर्तनशीलता है। संपूर्ण प्रकृति साइक्लिक है, आवर्तनशीलता है। तो ये तीन नियम है, इनका बोध हो जाना, विवेक जागृत होना हुआ। शरीर नश्वर है, इसका बोध हो जाना, सूचना हो जाना नहीं, बोध हो जाना कि शरीर का हम कुछ भी कर लें ये नश्वर है, इसकी आयु है। शरीर का सदुपयोग करना है, किसके लिए? जीवन को समाधानित होने के लिए। इसके लिए शरीर का सुरक्षित स्वस्थ रहना जरूरी है, लेकिन शरीर मरेगा नहीं ऐसा नहीं है। तो शरीर नश्वर है, यह बोध हो जाना, और जीवन अमर है, यह बोध हो जाना। इसको बोलते हैं विवेक जागृत हो जाना। फिर होगा क्या? फिर हम एक दिशा में चल देंगे। ज्ञान हो गया, विवेक जागृत हो गया, अब उस दिशा में चल देंगे। तो दिशा में चल देने को विज्ञान बोलते हैं। कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी। क्योंकि क्रिया है, अस्तित्व में क्रिया है और कुछ अवधि तक है।
कोई भी क्रिया है और उसकी अवधि भी है, उसको हम पहचानते हैं। जैसे एक धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, ये क्रिया है। अब एक चक्कर लगा लेती है, उसको अवधि बोलते हैं। उसको हमने जो है वो 1 वर्ष के रूप में पहचान लिया है, 12 महीना उसको फिर बोल दिया है। अपनी धुरी पे एक चक्कर घूम जाती है, एक क्रिया है। अपनी धुरी पे एक चक्कर घूम जाती है, उसको अवधि बोला। उसको हमने 24 घंटे के रूप में, एक दिन रात के रूप में पहचान लिया। तो क्रिया होती है और क्रिया की अवधि होती है। क्रिया की अवधि को काल बोलते हैं। तो क्रिया को पहचानना, क्रिया की अवधि को पहचानना, निर्णय पूर्वक जीना, निर्णय पूर्वक उसका उपयोग सदुपयोग करना, ये बोले कि दिशा में चल देना। तो ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता को ही समाधान संपन्नता बोलते हैं। इस बात को इतना कहा गया। तो अखंड समाज का जो स्वरूप निकल करके आता है वो व्यवहार सूत्र व्याख्या विधि से स्पष्ट होता है। मानवीयतापूर्ण आचरण, मानवीयतापूर्ण व्यवहार जो सूत्र है उसकी विधि से स्पष्ट होता है। सार्वभौम व्यवस्था 10 सोपानी विधि से अध्ययन होना, आगे भी 10 सोपानी विधि आएगा। अब होगा क्या कि परिवार के रूप में वैभव क्या है, जैसा ऊपर चर्चा हुआ था, हर सदस्य समाधान संपन्न और परिवार समृद्धि। परिवार में समृद्धि संपन्नता, यही परिवार का वैभव है। एक परिवार में वैभव क्या है, मेरे परिवार का वैभव क्या है कि मेरे परिवार के सभी सदस्य समाधान संपन्न हो गए और परिवार समृद्धि संपन्न है। अब सुविधा तो सारी जुटा लिए, सारे पद वाले भी आ गए, सारा कुछ हो गया, सारा सामान भी जुट गया और परिवार में कलेश है। जिसको देखो भाई, कहीं किसी की सुनता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है, कुछ अव्यवस्था ही है, कलेश ही चल रहा है। तो क्या हो गया, वो परिवार में वैभव नहीं है। फिर परिवार में वैभव यही है क्या, समाधान संपन्नता हर व्यक्ति हो और समृद्धि परिवार में। अखंड समाज का वैभव क्या होगा, हर मानव समाधान संपन्न, हर परिवार समृद्धि पूर्वक, समृद्धि संपन्नता। अगर हर मानव समाधान संपन्न है, हर परिवार समृद्ध है, तो समाज में अभय होगा, भय नहीं होगा, फिर सह अस्तित्व प्रमाणित होगा। ये अखंड समाज रूप में वैभव है। इसको हम सब पहचान सकते हैं, अपना तर्क लगा सकते हैं। तर्क तो यहाँ जाता ही है। फिर क्या आएगा, यहां से निकलेगा कि मानव जाति एक और मानव धर्म एक। क्या है मानव धर्म, सुख ही मानव धर्म है, समाधान ही सुख है, समस्या ही दुख है। फिर सर्वतोमुखी समाधान धर्म में जीने का बोध होता है। यही अखंड समाज का सूत्र है, यही मानवीय परंपरा है। इस प्रकार से संबंधों को देखने गए तो मानव के बीच में 7 संबंध दिखते हैं। इसकी चर्चा पहले हुई है। माता पिता पुत्र पुत्री संबंध, भाई बहन संबंध, गुरु शिष्य संबंध, साथी सहयोगी, मित्र मित्र, पति पत्नी व्यवस्था संबंध। और इसके बाहर जाते हैं तो जीव के साथ, पेड़ पौधों के साथ, पदार्थ अवस्था के साथ भी हमारा संबंध है। इसमें क्रिया को देखने गए तो माता पिता पुत्र पुत्री संबंध में, चलिए यहाँ तक पहले कोई प्रश्न हो ले लेते हैं, फिर 23वें को करते हैं। इसमें थोड़ा समय लगेगा। जितनी बात हमने अभी और खोली है, एक बार तो पठन किया था पूनम दीदी ने, फिर हमने जो उसको थोड़ा खोला है। इसमें कोई प्रश्न बन रहा हो तो आप बताएं। भैया मेरा प्रश्न है कि मतलब मुझे अब ये लगने लगा है स्वधन को लेके कि मेरे पास तो स्वधन नहीं है, क्योंकि जो हम टैक्स से सब लोगों से ही लिया जाता है, तो उस टैक्स से ही हमें सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे मुझे ना अब थोड़ा अपने आप में गिल्ट महसूस होना शुरू हो गया है। तो इसको मैं ज्यादा समझना चाह रही थी कि क्या जो हमको सैलरी मिलती है वो किस तरह का धन कहलाएगा। हाँ ठीक है, मतलब राजकोष से धन जो मिलता है वो तो मतलब एक तरह से लोगों के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन है, वो आपकी सेवा के लिए दिया जा रहा है। देखिए होता क्या है अभी की स्थिति में, जैसे जो स्वायत्त मानव की स्थिति तो जीवन विद्या के परिचय में बता दिए ना, स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, स्व प्रतिभा के प्रति विश्वास, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, ठीक, फिर व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। तो मानव के जीने का स्वरूप वही है। लेकिन अब हम क्या करें, नौकरी छोड़ दें तो क्या आता है हमको, कुछ नहीं आता है, फिर क्या करेंगे, फिर तो हमको खाने की समस्या हो जाएगी। तो अभी फिलहाल हम ये कर सकते हैं, इसको ऐसा मूल्यांकन कर सकते हैं कि ठीक है अभी हम व्यवसाय में स्वावलंबी, देखिए कितना हम हो सकते हैं।
व्यवसाय में हम स्वावलंबी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम जिस व्यवसाय को कर रहे हैं उसमें हम पूर्ण मनोयोग से अपने तन मन धन को लगा रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम कितना प्रेरक हो पा रहे हैं। शिक्षा का काम, अच्छा हम सब के साथ क्या है, हमको ज्यादा पीड़ा इसलिए नहीं होती कि हम शिक्षा के काम में हैं, बस इतना ही है कि राजकोष से धन लेते हैं, शिक्षा के काम में है। यही थोड़ी सी राहत की बात लगती है। तो प्रेरक के रूप में हम उपलब्ध हैं, हम लोगों के प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं, एक जी करके एक उदाहरण दे सकते हैं। प्रमाणित नहीं हो पाएंगे, इतना होगा हमारी अगली पीढ़ी होगी। ये परिवर्तन एक पीढ़ी का नहीं है ना, ये तो पीढ़ी परिवर्तन, अखंड समाज जिसको बोले मानवीय परंपरा के लिए हम काम कर रहे हैं। तो अभी शुरुआत यहाँ से करना है। तो स्वधन तो एक्चुअली स्वधन का जो है वो 3 प्रकार बताया गया है, प्रतिफल, पारितोष, पुरस्कार। हाँ, प्रतिफल, पारितोष और पुरस्कार। तो प्रतिफल का मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी श्रम करते हैं उसका कोई फल, जैसे हम खेत में हम समय लगाए, श्रम लगाए और उससे हमको अनाज उत्पन्न हुआ। हम कोई बढ़ईगिरी का काम कर रहे हैं, हमने लकड़ी की काटी और उससे कुछ बना दिया, हमने अपना श्रम नियोजन किया उस प्राकृतिक ऐश्वर्य पर ही श्रम नियोजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राकृतिक ऐश्वर्य पे श्रम नियोजन किया, उससे कुछ हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसमें उत्पादन भी आता है और सेवा भी आती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास लकड़ी है, ठीक, लेकिन मुझे लकड़ी से कुर्सी बनाना नहीं आता जी। आपको आता है, तो आपसे हमने आग्रह किया कि आप हमारे लिए कुर्सी बना दीजिए, तो आप श्रम उसमें लगाए जी। उस श्रम का जो उत्पादन हुआ, वो प्रतिफल हुआ, वो कुर्सी के रूप में हुआ जो कि मुझे मिला जी। लेकिन आपने चूंकि अपना श्रम और समय लगाया है, इसलिए आपका ध्यान मैं दे रहा हूं, तो आपके भी परिवार चलाने के लिए मैं आपको कोई वस्तु देता हूं, धन देता हूं, वस्तु देता हूं। तो ये सेवा में आता है। तो शिक्षक को भी देखे तो सेवा है, बस ये है कि ये सरकारी कोष इसमें इन्वॉल्व है, तो कोई इसमें गिल्ट की बात अभी नहीं है दीदी। शिक्षक के काम में तो कोई गिल्ट की बात नहीं। देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 ऐसे काम है कि इसमें गिल्ट की कोई बात नहीं है, करते ही रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जितनी अतृप्ति है वो रहेगी भैया। ये आजकल ज्यादा हो रही है ना, जब बच्चों के साथ थे तब इतना नहीं लग रहा था, लेकिन आजकल जैसे लॉकडाउन की पीरियड है, हालांकि मैं क्लास भी ले रही हूँ बच्चों की, बट फिर भी आजकल तो लगता है मुझे ज्यादा ये। कोई बात नहीं। देखिए राजा जो है विद्वानों को अपने यहाँ रखता है और उनको 12 महीने सैलरी देता है, काम तो उनसे कभी कभी लेता है ना लेकिन वो जो काम जितना देर का रहता है वो पूरे साल का रहता है। तो इसलिए देखिए ये अभी जो स्थिति पैदा हुई है ये आपद स्थिति है संपूर्ण दुनिया में। इसको जैसे बहुत से लोग बोलते हैं भैया ऐसी स्थिति आ गई, क्या किया जाए। हमने कहा भैया ये पूरी दुनिया झेल रही है, हमारी आपकी अकेले की तो है नहीं। तो ये आपद स्थिति है, इसको किसी अन्य स्थिति से तुलना करना भी ठीक नहीं है। तो स्वधन प्रतिफल होता है और परितोष होता है। परितोष का मतलब कि कोई खुश होकर के आपको कुछ प्रदान किया है, वो भी स्वधन होता है जी। जैसे चर्चा किए थे ना कि मैं मामा के यहाँ गया, छोटे थे, मामा के यहाँ, मौसा के यहाँ, बुआ के यहाँ जाते थे, या किसी शादी विवाह में जाते थे, ठीक है, या मेरा जन्मदिन है, कोई खुश हुआ और मुझे कुछ दे दिया, ये सब स्वधन में आता है जी। तो खुश हो करके आपके किस मतलब अपने से ही कोई कुछ खुश है और कुछ प्रदान कर रहा है, वो स्वधन में ही आता है। या आपने कुछ ऐसा कर दिया है काम जो कि सामाजिकता के अर्थ में, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में बहुत उपकारी है, तो उसमें भी कोई कुछ वस्तु अर्पण समर्पण कर रहा है, उसको पुरस्कार बोलते हैं, वो भी स्वधन है। हाँ, तो अब जब से शिविर में बच्चे बैठे थे, मैं देवघर शिविर लेने गया था, वहां बच्चे मेरा शिविर पहली बार किए और स्वधन उनको समझ में आया। उसके बाद वो गोरखपुर गए थे, फिर मामा के यहाँ गए, अन्य जगहों पे गए तो उनको कुछ पैसा वैसा मिला, तो फिर अपनी माँ से बोलते हैं मेरा स्वधन तो इतना है आपके पास रखा हुआ है मेरा स्वधन आपके पास रखा हुआ है। तो स्वधन बच्चों के पास भी होता है। हाँ, तो है जी। और बताइए। धन्यवाद भैया। कोई कुछ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। उमा शंकर जी बोल रहे हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, अब आवाज आ रही है आपकी जी। हाँ सरवन भैया, एक बात बताइए
कि जो 27 जो मूल उनका हम कैसे ये थोड़ा इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सुन नहीं पाए भैया, आवाज जैसे आपकी कट रही माँ है। बाप का संबंध है। हाँ भैया, यहाँ पर नेटवर्क की थोड़ा सा दिक्कत है। मैं ये आप सुन पा रहे हैं सरवण भैया? चैट बॉक्स में लिख दीजिए सर आप, क्योंकि आपकी आवाज अच्छा, कट के आ रही है। ठीक है। जी, ठीक है, संबंधों के बारे में कुछ ठीक पूछना है, इतना मुझे समझ में आया है। ठीक है। संबंधों के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, बट पूरा ध्यान से नहीं सुन पाए, मतलब संबंधों के बारे में संबंध मूल्यांकन कैसे? अच्छा, संबंधों का मूल्यांकन कैसे करें, ऐसे पूछ रहे हैं शायद। हाँ हाँ, सेम टू सेम ये तो बिना समाधान के मूल्यांकन की क्षमता नहीं आती है। मैं समाधान संपन्न हो पाता हूं तो ही मूल्यांकन कर पाऊंगा। अभी तो गलती यही है ना कि हमारे में योग्यता नहीं है, हम दूसरे का मूल्यांकन करते फिर रहे हैं। ना समझी तो है अभी खुद में, वही और वही दूसरों तो को हम दिक्कत, मूल्यांकन कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, तो उसी को बोल रहे हैं। तो बिना समाधान के मूल्यांकन की योग्यता नहीं आती। तो मेरे में समाधान होता है तो मेरे अंदर जब मूल्य को मैं पहचान पाता हूं तो भी मूल्यांकन कर सकता हूं, तो ही कर सकता हूं। अब मैं अपने अंदर ही मूल्य को पहचान नहीं पाया और मैं सुमन दीदी को कहूं ये मूल्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। अरे आप जब पहचाने ही नहीं जिस चीज को, अब आपको बिस्किट और ब्रेड में अंतर नहीं पता है, अब आप कह रहे हैं देखो ये जो है ये ब्रेड नहीं खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, जबकि वास्तव में वो ब्रेड खा रहे हैं। तो आपको तो पता पहले हो ना ब्रेड और बिस्किट में क्या अंतर है, ब्रेड किसको कहते हैं, बिस्किट किसको कहते हैं। कर पाएंगे कि हमको ब्रेड लेना है कि बिस्किट लेना है यहाँ पर। तो अगर मैं अपने अंदर ही भाव को पहचान पाता हूँ, अपने अंदर ही मूल्यों का आस्वादन पूर्वक जीता हूँ, तो ही मैं मूल्यांकन कर पाता हूँ, तो ही कर सकता हूँ। अन्यथा की स्थिति में कुछ और ही करते फिरेंगे, अर्थ के बजाय अनर्थ ही निकालते रहेंगे। अभी सारी समस्या का कारण है कि हम अनर्थ निकालते हुए जी रहे हैं, अर्थ निकाल के नहीं जी रहे हैं। क्योंकि मेरे में ही उसका अर्थ पता नहीं है, इसलिए मैं अनर्थ निकाल रहा हूं दूसरे के किसी भी कार्य व्यवहार का। ये समस्या का कारण है। तो संबंधों में मूल्यांकन समाधान से कम में नहीं होता। ये समाधान में मूल्य शामिल है, समाधान का हिस्सा है मानवीयता पूर्णाचरण। समाधान का मतलब ज्ञान संपन्नता, विवेक संपन्नता, विज्ञान संपन्नता। ज्ञान संपन्नता में अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान। और मानवीयता पूर्ण आचरण में मूल्य 30 आते हैं। ये मेरे अंदर ही रियलाइज हुए कि नहीं, मैं अपने अंदर इसको पहचान पाया कि नहीं, तब मैं मूल्यांकन कर पाऊंगा। अगर मैं 10वीं पास हूं, 10वीं पास करके आगे की पढ़ाई कर रहा हूं, तब मैं 10वीं की कॉपी चेक कर सकता हूं। अब मैं 10वीं पास ही नहीं हूं, 8वीं पास हूं और कॉपी 10वीं का चेक करने बैठ गया, तो जिसका चेक करूंगा उसका भी बंटाधार है और मेरा तो है ही है। भैया ऐसा भी होता है ना, पर ऐसा ही होता है। छोटे बच्चे जो है वो 10th क्लास की कॉपी चेक करते हैं, वही जिस तरह का समय है उसमें हो रहा है ऐसा। तो वैसे ही अनर्थ निकलता है ना। हम सभी यही कर रहे हैं सुबह से शाम तक। बिल्कुल 10th पास नहीं हुए और कॉपी ग्रेजुएशन की चेक कर रहे हैं। पेज नंबर भैया भैया ये दयापूर्ण कार्य व्यवहार एक बार दोबारा बताइए, चरित्र में दयापूर्ण कार्य व्यवहार। जी बिल्कुल। तो इसमें जो है एक लाइन में एक सूत्र आता है, जीने दो और जियो। यही दयापूर्ण कार्य व्यवहार है, जीने दो और जियो। जीने दो का मतलब ये जो 4 अवस्थाएं हैं उनको जीने दो। ये जो 4 अवस्थाएं हैं ये बनी रहे। पदार्थ अवस्था भी अपने स्वरूप में बनी रहे, पानी, हवा, मिट्टी ये अपने स्वरूप में बना रहे। प्राण अवस्था पेड़ पौधे भी बने रहे, ऐसा हवा ऐसा पानी उपलब्ध हो। जीव अवस्था भी बने रहे, मेरा संबंधी भी बना रहे। मेरा बनना, मेरा जीना अपने आप ही हो जाता है। मुझे अपने जीने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता। इसी को बोलते हैं धर्म निरपेक्षता पूर्वक जीना, कि पदार्थावस्था के धर्म को ध्यान में रख करके उनके साथ उनका उपयोग करना। प्राणावस्था के, पदार्थावस्था के धर्म क्या है? होना, वो खत्म नहीं होंगे। आप छेड़छाड़ करेंगे तो उनका रूप बिगड़ जाएगा, जो कि आपको ही नुकसान करेगा। वो खत्म नहीं होंगे। हवा खत्म थोड़ी होगी, पानी खत्म नहीं होगा, उसका जो भी प्रकार का रूप बदलेगा उससे हम ही को दिक्कत आने वाली है। तो उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ किया तो हवा मिट्टी पानी खराब हो गया, खत्म नहीं हुआ, वो खत्म होगा ही नहीं। अस्तित्व उसका धर्म है।
मिट्टी खराब हो गई, कई बार कहा हूं, मिट्टी खराब हुई, इससे मिट्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी खराब हो गया, इससे पानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हवा खराब हो गया, इससे हवा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके धर्म के साथ जीना। प्राणावस्था का धर्म पुष्टि है, ये पुष्ट होते हैं, बड़े होते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, बीज आता है, उसको वैसा ही बने रहते दे करके उनके साथ अपना उपयोग सदुपयोगिता को सुनिश्चित करना, ये बोलते हैं प्राणावस्था के साथ धर्म पूर्वक जीना। जीवावस्था का धर्म है जीने की आशा, उनको उस धर्म के साथ देखा जाए। ज्ञानावस्था का धर्म है सुख पूर्वक जीने की आशा। तो मैं जिसके साथ भी व्यवहार करता हूं, यह ध्यान रहता है कि वो आदमी इससे दुखी तो नहीं होगा। तो ये धर्म पूर्वक ये जीने देना है, ये जीने देना ही जीना है। यही दयापूर्ण कार्य और दयापूर्ण व्यवहार है। पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था के साथ दयापूर्ण कार्य है और ज्ञानावस्था के साथ दयापूर्ण व्यवहार है। तो जीने देना ही जीना है, अर्थात जीने दो और जियो, यही दयापूर्ण कार्य और व्यवहार है। बहुत जी भैया, सुंदर भैया, धन्यवाद। आनंद आया, शरण भैया, जी बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। अब इससे अलग आज के लिए हटेंगे, रोआ जीना। इससे अलग हटेंगे तो पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार हो जाएगा, फिर वो अव्यवस्था का सूत्र बनता है। इसीलिए इसको मानवीयतापूर्ण आचरण का हिस्सा बताया गया, चरित्र का हिस्सा बताया गया। जी रिचा जी, आपका हैंड रेस था क्या? हाँ जी, पहले था वो। अच्छा। मेरा ना बार बार नेटवर्क जा रहा था, तो एक चीज ओके। और पूछनी थी यहाँ पे, सॉरी टू इंटरप्ट। जैसे आप पर पीड़ा कह रहे हैं, तो पर पीड़ा में स्व पीड़ा भी तो होती है। पर पीड़ात्मक का मतलब दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, उसकी बात करें भैया। जी, हाँ जी, अपनी तो पीड़ा, अपनी अतृप्ति अपनी पीड़ा है। उसके लिए ज्ञान संपन्नता, समाधान संपन्नता ही उपाय है। अगर हम समाधान संपन्न नहीं है तो मेरे पीड़ा तो अंदर ही रहेगी। अतृप्ति है, वो पीड़ा है, वो स्व पीड़ा है ही। लेकिन वो स्व पीड़ा जो है वो हम दूसरों से दूर करना चाहते हैं तो उनको भी पीड़ा में ला देते हैं। ये पर पीड़ात्मक व्यवहार हमारा हो जाता है। मैं सुखी होने के लिए दूसरे पे निर्भर हूँ, दूसरे ने मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया, अब मैं इसको देखता हूँ, अब मैं इसको निपटाता हूँ। दूसरे ने मेरे साथ विश्वासघात किया, अब मैं इसको निपटाता हूँ। तो क्या हो गया, मेरे अंदर विश्वास का, सम्मान का कोई आस्वादन है ही नहीं, स्वाद आ ही नहीं रहा है। तो मैं ये सब कुछ दूसरों से पाना चाहता हूँ। दूसरों से पाने के लिए मैं अपना सारा जुगाड़पंथी करता हूँ, यही पर पीड़ात्मक हो जाता है। नमस्ते सर, मैं रंजना बोल रही हूँ। दीदी जो पूछी थी, एक रंजना जी, एक मिनट, अभी जो दीदी पूछी थी नाम यहाँ मेरे रिचा जी, रिचा जी बताइए, और कुछ इसमें बात करनी है? नहीं भैया, धन्यवाद। मतलब मेरी समझ भी यही कहती है कि जब भी पर पीड़ा पूर्वक व्यवहार होगा तो स्व पीड़ा तो उससे पहले आएगी। स्व पीड़ा पूर्वक ही पर पीड़ा होती है, और पर पीड़ा करने के बाद भी स्व पीड़ा होती है। हाँ। आप किसी के साथ जब गुस्सा करते हैं, पिछला 2 चौपाल गुस्से पे हुआ है। आप जब किसी पे गुस्सा करते हैं तो उसका प्रभाव आप पर ही आता है। आप बाद में पछताते हो, आपका अंदर पसीना आता है, आपको घबराहट होती है, आपकी बीपी बढ़ जाती है, आपकी नींद हराम होती है, आपके सर में दर्द होता है। तो क्या हो गया, ये आवेश जो आपने उत्पन्न किया दूसरे के लिए, उसका रिजल्ट आप पे ही आता है। जी, धन्यवाद। जी रंजना दीदी बताएं। सर नमस्ते सर, पहले तो मैं सबको नमस्ते बोलती हूँ, काफी दिन बाद ज्वाइन किया है मैंने। नमस्ते रंजना जी। हाँ ठीक है आपका। हाँ सर, मैंने एक सवाल मन में उठा, आपने पूछा कि जब व्यवस्था करते हैं तो उसमें मानवीय व्यवहार के बारे में बात की गई है। तो जो हमारा व्यवहार है, व्यवहार जो हम बनाते हैं या सामाजिक व्यवहार हमारा होता है, वो हमेशा अच्छा ही होता है। तो जो हमें अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा होता है। पर जब हम उसको अंदर से कहीं से भी दूसरा व्यक्ति जो अच्छा व्यवहार नहीं करता है या उसका आचरण अच्छा नहीं होता है, तो क्या हमारा व्यवहार भी उसकी तरह उसी रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो वो क्या व्यवहार व्यवस्था है या सामाजिक व्यवस्था है सर? ये तो आपकी अपनी योग्यता पे निर्भर है ना। आप जैसे आप गाड़ी अच्छा चलाते हैं और दूसरा कोई गाड़ी खराब चला रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसका देख के आप भी गाड़ी खराब चलाने लगेंगे।
नहीं नहीं, हम अपने व्यवहार की बात नहीं कर रहे सर। मतलब आपने पूछा ना अखंड व्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पे, तो हाँ। अखंड व्यवस्था में क्या मतलब? अखंड व्यवस्था में कि हमारा व्यवहार तो अच्छा है और हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं उनका व्यवहार भी अच्छा है और होना चाहिए। तो अखंड व्यवस्था जो हम अपनी अखंड व्यवस्था में आने के बाद कुछ लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं होता तो हम उनको भी अखंड व्यवस्था में लाने की कोशिश करते हैं, तो ये अच्छी बिल्कुल। बात है। बिल्कुल, हर मानव, इसीलिए यहाँ बोला ना कि हर मानव जागृत होगा ही। आज हो, कल हो, 100 साल बाद हो, 1000 साल बाद हो, लाख साल बाद हो, जागृति सुनिश्चित है, जागृति होगी। आज हम ध्यान दिला देंगे, मैं उपकार पूर्वक, मैं उपकार कर रहा हूं, मैं आज ध्यान नहीं दिलाया, आगे कोई दिलाएगा। तो दूसरा भी समाधान संपन्न हो, इसके लिए हमको लगाना ही है, हमको लगना ही है। यही तो उपकार विधि से जीना हुआ, यही तो दयापूर्ण विधि से जीना हुआ। नहीं, व्यवहार तो हम सिखा सकते हैं। वो कहेगा मैं साधन संपन्न होना चाहता हूँ, तो उसमें हमारी कितनी उसकी भागीदारी रहेगी सर? ये आपसे एक प्रश्न है। साधन संपन्न हो, देखिए जिसकी जो प्राथमिकता है वो करेगा ना। साधन संपन्न होना चाहते हैं तो साधन संपन्न होने दिया जाए। आपको मन कर रहा है तो आप भी लग जाइए, साथ में सहयोगी हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। साधन संपन्न होना कोई बुरी बात नहीं है। देखिए साधन संपन्न होना बुरी बात नहीं है। यहाँ कभी, मैं तो बहुत बार बाहर जाके लोग कह देते हैं जीवन विद्या में तो बहुत कम में जीना है, जीने की बात करते हैं। जीवन विद्या कतई नहीं कहते कि आप 2 कपड़े में और 2 रोटी में जिए और 2 कमरे के मकान में रहिए। आप साधन संपन्न होना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते उस साधन को, उत्पादन का बनने का तरीका आवर्तनशील होना चाहिए, नियम के अनुसार होना चाहिए। और साधन से आपकी तृप्ति जो है वो हो, मानसिक तृप्ति होगी नहीं। साधन से आपका कलेश दूर नहीं होगा, समृद्धि का भाव नहीं आएगा जब तक समझ नहीं आएगी, समाधान नहीं आएगा। ये बात अगर हम बता पाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो कोई अगर साधन संपन्नता के लिए लगा हुआ है तो लगा रहे, कोई बात। मेरे भी परिवार में मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं, वो लोग, उनको लगता है नहीं इस जिंदगी में तो हमको साधन इकट्ठा करना है। आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन आप किसको करते रहो, हमको बताओ क्या करना है, कौन सा साधन आपके लिए उपलब्ध करा दे। हमने कहा भैया देखो दिल्ली से गोरखपुर आना है, गाड़ी भेज दो। गाड़ी भेज दिए, मैं दिल्ली से गोरखपुर चला गया, फिर वो गोरखपुर से दिल्ली हमको पहुंचा दिया। मतलब उनका इतना ही उपयोग कर पाए, अब उससे ज्यादा वो सुनने को तैयार नहीं है। अभी शुभकामना सबके साथ रखना, मैत्री सबके साथ रखना। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, हम कभी भी साधन उत्पन्न करने वाले, केवल साधन के लिए सारा ध्यान लगाने वाले के प्रति अगर नकारात्मक वक्तव्य देते हैं तो ये मैत्री हमारी टूटती है। सबसे बड़ी बात है सर, साधन संपन्नता का अर्थात ये नहीं है कि हमारा व्यवहार गलत हो। हमारे कहने का अर्थ है कि हम साधन संपन्नता से संपूर्णता की तरफ जाते हैं या बिना साधन संपन्नता से हम संपूर्णता की तरफ जा रहे हैं, अच्छे व्यवहार की तरफ जा रहे हैं सर। हमारा मतलब ये है सर। चलिए थोड़ा बैक गियर लगाना पड़ेगा। एक्चुअली साधन किस लिए चाहिए अगर स्पष्ट है तब संपूर्णता भी। साधन किस लिए चाहिए? तो शरीर है, जीवन है, इस शरीर को चलाता है। जीवन का लक्ष्य जागृति है, ये स्क्रीन पे जो आ रहा है, जीवन का लक्ष्य जागृति है। जागृति के अर्थ में इस शरीर को चलाता है। अब शरीर को चलाने के लिए साधन चाहिए, संबंध निर्वाह के लिए साधन चाहिए, तो साधन चाहिए ही चाहिए। लेकिन साधन से जागृत नहीं होंगे। जागृति के लिए मन को लगाना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, जो नीचे दिया गया है, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करना पड़ता है। अध्ययन विधि से ही जागृति होगी, पूर्णता होगी, जिसको आप कह रहे हैं पूर्णता को पाएंगे। साधन से पूर्णता को नहीं पाएंगे, क्योंकि शरीर के लिए साधन है। शरीर अपने आप में पूर्ण चीज नहीं है, पूर्ण वस्तु नहीं है। संबंधों के निर्वाह के लिए साधन चाहिए। संबंधी अपने आप में पूर्ण वस्तु नहीं है। जैसे आपके यहाँ शादी विवाह है और मुझे निमंत्रण मिला है, तो मुझे आपके यहाँ आना है, तो उसके लिए हमको गाड़ी चाहिए, गाड़ी में तेल चाहिए या किराया भाड़ा चाहिए, कुछ तो चाहिए, कुछ आपके यहाँ उपहार लेके आना है, उसके लिए साधन चाहिए हमको। तो संबंधों के निर्वाह के लिए भी साधन चाहिए, शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए भी साधन चाहिए। उतना ही उसका उद्देश्य है, उससे ज्यादा उसका उद्देश्य नहीं है। उससे कोई पूर्णता नहीं आएगी। पूर्णता के लिए तो अध्ययन विधि ही है, मन को लगाना पड़ता है। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा। जी बताइए दीदी। मोनिका दीदी जो बात की थी वो पूरा हो गया था? अच्छा हाँ, उनका तो हो गया था। जी जी पूरा हो गया था।
तो चैट में मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन लिखा है क्या उमा शंकर जी ने? नहीं, उन्होंने वही मानव संबंधों के बारे में पूछा था कि उसमें मूल्यांकन कैसे किया जाए। उमाशंकर जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? आपका प्रश्न यही था ना, मानव संबंधों में मूल्यांकन? अच्छा, मैं देख लिया, चैट में नहीं है। हाँ, पूनम चैट दीदी में ने नहीं कुछ भैया लिखा हुआ है। जी। तो तो आप सर, ये भैया, इस मेरा भी प्रश्न एक का भी सवाल है। उत्तर दीजिए, इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए पूनम जी के। पूनम दीदी ने लिखा है कि एक तो उन्होंने कहा है सुनकर अच्छा लगा, दूसरा लिखा कि आपने इतना ज्ञान कैसे प्राप्त किया। दीदी देखिए, पूंजी तो उतना ही मेरे पास है जितना आपके पास है। जैसे वो कहानी है ना कि 1,000 रुपए 3 पुत्रों को, 3 बच्चों को किसी पिता ने दिया और बोला कि और अपना व्यवसाय शुरू करो। तो किसी ने उसको कहीं इन्वेस्ट किया तो उससे कोई उपलब्धि हुई, किसी ने उसको अपना खर्च किया और खर्च ही कर दिया, कुछ और किया, कहीं गलत जगह लगा दिया, क्या किया, ये सब कहानियां आप सुनते ही हैं। तो बस इतना ही है, पूंजी उतना ही है जितना आपके पास है, उतना ही मेरे पास है। ये 10 क्रिया संपन्न जीवन हमारे पास भी, आपके पास भी है। ये कल्पनाशीलता इसी को बोलते हैं। कल्पनाशीलता को जहां आप लगाते हैं वहां उपलब्धि होती है। तो आप अपनी कल्पनाशीलता को कहां और कितने समय तक लगा रहे हैं, इसके अनुसार उसमें उपलब्धि होती है। हर मानव जागृत हो सकता है, हर मानव समझदार हो सकता है, हर मानव में एक प्रकार क्षमता है, एक बराबर क्षमता है, यानी अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। आप कितना अपने कल्पनाशीलता को लगाते हैं उससे उपलब्धि होती है। और बाकी अभी ज्ञान संपन्नता की तरफ मैं भी बढ़ रहा हूँ आप सभी के सहयोग से। जितना जितना संवाद होता है उतना उतना मेरे में ही कुछ नई बात और पकड़ में आ जाती है। तो आप सभी तो मेरे लिए सूत्र बने हुए हैं, मैं तो आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। श्रवण भैया, एक हमारी भी सुनना। जी प्रेम शंकर भैया। हाँ हाँ जी, हाँ भैया। शंकर जी एक रखिए अपनी बात। किसी की अयोग्यता से प्रभावित होना नहीं होना आपकी योग्यता है, थोड़ा सा इसको स्पष्ट करो। किसी का अयोग्यता से अयोग्यता से प्रभावित होंगे तो क्या होंगे आप? फिर कलेश में जाएंगे, पीड़ा में जाएंगे, दुख में जाएंगे। आपको पता भी अयोग्यता है। जैसे मैं मान लिया कि प्रेम शंकर जी जो है वो नासमझ है, मैं आपको कह नहीं रहा हूँ, उदाहरण ले रहा हूँ, नहीं तो दिल पे न ले लें। नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं ये जान रहा हूँ कि प्रेम शंकर जी नासमझ है, फिर भी मैं उनकी नासमझी से प्रभावित हो रहा हूँ, तो एक्चुअली नासमझ मैं हूँ। अगर मैं समझ गया कि आप नासमझ हैं, फिर भी मैं आपकी नासमझी को ही अपने कल्पनाशीलता में बार बार ला रहा हूँ। यार कब सुधरेगा, यार ये ठीक नहीं है, यार इनको कितना समझाओ, अब इनको कुछ करना पड़ेगा। अब दिन रात हम उसी में लगे हुए हैं। तो एक्चुअली अयोग्य हम हैं। तो केवल अवसर देखना है उनके सामने प्रस्ताव रखने का। उनकी नासमझी को आप कितना भी अपने में कल्पनाशीलता में ले आइए, उससे कोई उपलब्धि होती नहीं। भैया मैंने इस बार यूज किया, इसको बड़ा आनंद आया। मतलब कि एक अयोग ऐसे ही हुआ तो मैं बड़े आराम से उसको सहज लिया, बड़ा आनंद आया भैया। फिर इसका याद आ गया था मुझे जैसे उसने किया, तो इसका जीता। हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया। लेकिन भैया वही जो आपने चौपाल में कहा था वो ना हो जाए। हाँ, तो ये 5 बज गया है, तो दीदी मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ। जी भैया, माता पिता पुत्र पुत्री संबंध जो है वो पोषण संरक्षण प्रधान होता है। इसमें अभ्युदय की कामना रहती है कि समाधान संपन्न हो जाए, उसके लिए उपयोगिता पूरकता। भाई बहन संबंध भी परस्पर अभ्युदय के संयोग के लिए होता है, एक दूसरे के साथ जो है जागृति के अर्थ में ये संबंध है। मित्र मित्र संबंध परस्पर पूरक अभ्युदय के ही संबंध में है। मित्र मित्र संबंध और भाई बहन संबंध में केवल इतना अंतर है कि ये सहोदर होते हैं। भाई बहन में भाई भाई, बहन बहन और भाई बहन तीनों ही संबंध है। नहीं तो लोग पूछते हैं कि भाई अगर बहन नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ये सब है। ठीक है, तो इसमें जो है भाई बहन संबंध जो है ये अभ्युदय के अर्थ में सहोदर कहा गया है, क्योंकि एक माँ के उदर से पैदा हुए। और मित्र मित्र संबंध में भी वही पूरकता है, बस अंतर यह है कि ये सहोदर नहीं है। गुरु शिष्य संबंध जो है वो गुरु प्रामाणिक है और शिष्य जिज्ञासु है। गुरु प्रामाणिक है, शिष्य जिज्ञासु है। तो शिष्य अपनी जिज्ञासा के साथ गुरु के समक्ष प्रस्तुत है। शिष्य गुरु चूंकि स्वयं प्रामाणिक है इसलिए उसके पास समाधान है। इस अर्थ में ये संबंध है। साथी सहयोगी संबंध जो है, जो भी हम व्यवसाय उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं उसमें दायित्व कर्तव्य का निर्वहन होना, इसके लिए संबंध है।
पति पत्नी संबंध यतित्व और सतीत्व पूर्वक है। यतित्व मतलब यत्न पूर्वक प्रमाणित होना, सतीत्व मतलब सत्व पूर्वक प्रमाणित होना। तो उसमें से कोई एक जो है यत्न करेगा, समझने के लिए कहीं जाएगा, यात्रा करेगा, लोगों से संवाद करेगा, बातचीत करेगा, उसके आचरण में जो बदलाव होगा, दूसरा जो है अनुकरण अनुसरण पूर्वक संवाद पूर्वक भी प्रमाणित हो जाएगा। इसमें सतीत्व कोई महिला के लिए ही नहीं है, महिला पुरुष में से कोई भी ज्ञान के लिए यात्रा कर सकता है, ज्यादा संवाद कर सकता है, और उसके जो आचरण में क्वालिटेटिव चेंज आ रहा है, उसके अनुकरण अनुसरण से, उसके संवाद से दूसरे में जो जागृति होती है, तो उसको यतित्व सतीत्व पूर्वक कहा गया। इसी को शायद परंपरा ने थोड़ा अर्थ अलग ले लिया कि पति जब गया तो सतीत्व तो मतलब उसका अनुकरण अनुसरण तो भी साथ में चल दे उसका शरीर में। तो ये सही अर्थ ये है, ज्ञान के अर्थ में है, यत्न पूर्वक सत्व पूर्वक प्रमाणित होना। व्यवस्था संबंध भागीदारी के अर्थ में है, हम समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हैं, फिर व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, उसके लिए उपकार विधि से करते हैं। उपकार प्रधान है ये भागीदारी, ये लाभ प्रधान नहीं है, भोगने के लिए नहीं होता है भागीदारी, उपकार प्रधान है। तो फिर नैसर्गिक संबंधों में नियम नियंत्रण संतुलन, ये ऊपर चर्चा हो गई है। और मानव संबंध में न्याय धर्म सत्य, तो जीवन मूल्य 4, मानव मूल्य 6, स्थापित मूल्य 9, शिष्ट मूल्य 9, ये चर्चा हो चुकी है। तो मुझे लगता है आज 5:06 हो गया है, 25 बिंदु तक हम लोगों ने कर लिया है। थोड़ा धीमे चले हैं लेकिन बात अच्छी हुई है, बात ज्यादा हुई है। जी जी बिल्कुल बढ़िया। बताइए कोई और बात? एक प्रश्न था श्रवण भैया जी, एक डाउट है श्रवण भैया, सॉरी जी बताएं। हेलो, हाँ जी, जो आपने अभी पिता पुत्र वाला बोला था, उसके अंदर अभ्युदय कैसे होगा, वो थोड़ा सा एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज। तो जो माता संबंध है, माता संबंध जो है वो पोषण के अर्थ में होता है, पोषण संरक्षण के अर्थ में। तो पोषण संरक्षण शरीर का होता है, तो शरीर के पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी को स्वीकारता हुआ जो संबंध है वो माँ संबंध है। शरीर के पोषण संरक्षण के जिम्मेदारी को स्वीकारा हुआ जो संबंध है वो माँ संबंध है। जीवन भी है जो इस शरीर को चला रहा है, और अभ्युदय जीवन में होना है, सर्वतोमुखी समाधान जीवन में होना है। तो ज्ञान संपन्नता के लिए जो अपने भागीदारी को स्वीकारा हुआ है, जो जिम्मेदारी को स्वीकारा हुआ है, वो पिता संबंध है। ओके, ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ऐसा नहीं है कि पिता समझाएगा बैठ करके। मानव परंपरा में तो होगा माता पिता का अनुकरण अनुसरण पूर्वक ही, क्योंकि जागृत मानव माता पिता है। लेकिन अभी की स्थिति में ये तो कर सकता है ना, इंतजाम कर सकता है अभ्युदय का, पता बता सकता है, व्यवस्था कर सकता है, किराया भाड़ा दे सकता है, आपके रहने ठहरने का इंतजाम कर सकता है, वो भी अभ्युदय के अर्थ में ही जिम्मेदारी है जी। बढ़िया। तो ऋचा जी, इसके लिए आप सॉरी ना कहा करें, क्योंकि ये तो अच्छा रहता है कि हो सकता है किसी और साथी का भी सवाल हो, आप खुल के प्रश्न पूछिए और अच्छा लगता है सबको, क्योंकि किसी का भी प्रश्न हो सकता है। ये बिल्कुल निसंकोच चलने वाला मंच है। यहाँ पर कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आप 8वीं में चले गए हैं और आपको ABCD नहीं आती है, तो आप ABCD भी पूछ सकते हैं। ऐसे टाइप का ही मंच है। बहुत बढ़िया भैया। जी भैया एक डाउट क्रिएट हुआ है जी। तो कि जैसे अभी आपने कहा ना कि पोषण और संरक्षण जो है वो माता के रूप में है, तो यहाँ तो हमने ये भी समझा है कि जरूरी नहीं है कि वो माँ के रूप में कोई स्त्री ही है, वो पुरुष भी हो सकता है, या कोई संरक्षण करने वाला कोई और दादा भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, तो वो पुरुष भी हो सकता है। पुरुष महिला कोई भी हो, संबंध का नाम माँ संबंध है। हाँ संबंध का नाम माँ संबंध है, उसमें स्त्री पुरुष का मतलब नहीं है, उसका भेद नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, बस केवल संबंध को माँ संबंध कहेंगे। ये ममता मूल्य वाली बात ही आ गई ना। अभी जैसे मूल्य के साथ ही होगा, बिल्कुल। वो मैं अभी उसी जैसे बिल्कुल जी। अभी जैसे कोई संतान, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जिनके पैदा होते हैं उनकी माँ नहीं रहती किसी कारणवश, तो उनका भी पालन पोषण होता है कि नहीं होता है? जी। उनके भी शरीर का ध्यान रखने वाले लोग है कि नहीं है? वो सब माँ संबंधी है, बिल्कुल ममता के साथ है। जी। और भैया क्या ये अदर वे राउंड भी हो सकता है, जैसे ममता मूल्य में बात करते हैं जी, जैसे हम ममता मूल्य में भी बात करते हैं कि ये अदर वे राउंड भी हो सकता है?
कि कई बार बच्चे भी, जैसे अगर माता पिता बड़े हो हाँ, जाएं तो उनके भी हाँ, बिल्कुल संरक्षण बिल्कुल और पोषण का और अभ्युदय का कोई रास्ता खोज सकते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली वो कृतज्ञता पूर्वक ममता का निर्वहन करते हैं। संतान के द्वारा कृतज्ञता पूर्वक ममता का निर्वहन होता है। जी 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 बिल्कुल जी, बढ़िया भैया, बढ़िया। बहुत बढ़िया भैया। तो नमस्ते किया जाए। धन्यवाद भैया और नमस्कार धन्यवाद। सभी साथियों को। धन्यवाद भैया, नमस्कार सभी को। एक चीज ये सभी पूछनी थी बहन कि क्या भाइयों साथियों को के लिए ये समय, धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। हाँ एक बात ये पूछनी सभी साथियों को कि आपके लिए समय उचित है या इसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि 9 से 10 में तो नहीं जुड़ पा रहे थे साथी, तो क्या आप इस समय पे सहज हैं सभी लोग? बहुत जी बढ़िया। भैया, बहुत बढ़िया है दी। हाँ बिल्कुल ठीक है बढ़िया। मैडम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मुझे 9-10 लगता है और में बाद में और भी लोग जुड़ेंगे दी, जरूर जुड़ेंगे। ठीक इसी है, टाइम नहीं जुड़ तो नहीं, सकते हैं। 4 का चार- समय ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे 4 बजे कहीं से आधे में 4 से 4:30 हो सकता है। मतलब जो टाइम आप देख लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, 5 कर सकते हैं, या और पहले 3 कर सकते हैं कि आप जहाँ हो स्कूल में ऑफिस में वहां से ही ज्वाइन कर हेलो। सकें। तो ऐसा कोई बोलना चाह रहा है कुछ? नमस्ते सभी को, नमस्कार। मैम पूनम बोल रही हूँ, एक बात बोलना चाहती हूँ। मैम मैं कोविड ड्यूटी करके आई थी, सर्वे डोर टू डोर, पर ओके। ये सेशन अटेंड करके मेरे में 1% भी थकावट नहीं, मतलब सारी थकावट दूर हो गई। थैंक यू। आप पूनम जी, आप कहाँ से हैं? मैम मैं शाहबाद दौलतपुर स्कूल से हूँ। अच्छा, आप हैप्पीनेस, कोऑर्डिनेटर हैं? हाँ जी हाँ जी मैम। ओके ओके, क्योंकि हमारे साथ ना बहुत सारी पूनम है, तो मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ हाँ कौन सी वाली पूनम है। मैम मैं पूनम ना अरोड़ा जी भी है, पूनम हाँ जी बालवीय मैम, जी भी स्कूल है। की आईडी हाँ। शेयर कर दिया करूंगी। नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है हमारे लिए, वो अच्छा नहीं है, बस केवल जानना चाह रही थी कि आप कौन सी पूनम जी हैं। अच्छा मैम, इसमें हाँ आईडी, जी। हाँ ये लर्नर सब में आईडी की जरूरत नहीं पड़ती है। या नहीं ओके 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 जी। हाँ। हाँ जी ओके, बड़ी फ्रेशनेस फीलिंग हो रही है अब, एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ। तो बस, तो फिर सैटरडे संडे के अलावा 5 दिन होता है ये सर, हाँ तो मैम, ये हाँ इसी जी समय हाँ होता जी है। मैम। जी, मैं हैप्पीनेस ग्रुप में भी शेयर करती हूँ ये सारे लिंक, पर वही अच्छा। आजकल कोविड ड्यूटी में सारे बिजी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओके मैम, थैंक यू। ओके, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते। तो नमस्ते भैया, धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते सभी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।